चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेटिस्टिक में सेकंड पार्ट का चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, इस चैप्टर में हम लोग फाइनल एक्सरसाइज के सेक्शन ई के क्वेश्चंस देख रहे थे ना, जिनमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक के सम्स हमने देखे थे, जिसमें दोनों मेथड जो है वो हमने बेसिक समझ ली थी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जब x दिया हुआ हो तो प्रोबेबिलिटी कैसे ढूंढते हैं, और जब प्रोबेबिलिटी दी गई हो तो x कैसे ढूंढते हैं। इन दोनों के मिक्स क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे ना। आज भी आगे के क्वेश्चन भी वैसे ही हैं कि जिसमें ये दोनों मेथड ही हमें यूज करनी है। कि जैसे सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 8, 7 तक हमने देखे थे, अब टेक्स्ट बुक में देखो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दिया हुआ है कि इफ द डायमीटर ऑफ पाइप प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग पाइप इज 20 मिलीमीटर टू 22 मिलीमीटर, देन इट इज एक्सेप्टेड बाय स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ कस्टमर। भाई एक पाइप बनाने की कंपनी है, वो कंपनी अगर 20 mm टू 22 mm डायामीटर के अगर पाइप बनाती है ना, इतनी साइज के अगर पाइप बनाती है, तो ही कोई पर्टिकुलर कस्टमर उसे एक्सेप्ट करते हैं। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोड्यूस पाइप इज 4 मिलीमीटर। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है इसमें, एंड दिया हुआ है इट इज नोन दैट 70% ऑफ पाइप प्रोड्यूस इन अ यूनिट हैव डायामीटर मोर देन 19.05। जितने पाइप वहां पे बनते हैं ना, उनमें से 70% ऐसे पाइप हैं जिनका डायामीटर 19.5 से ज्यादा है, ऐसे दिया हुआ है। फाइंड द एवरेज डायामीटर ऑफ द प्रोड्यूस पाइप। तो हमें एवरेज ढूंढना है, एवरेज मतलब कि मीन हमें ढूंढना है। कल हमने एक क्वेश्चन किया था ना, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिसिंग था, वो हमने फाइंड किया था। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें एवरेज मिसिंग है, मतलब कि मीन मिसिंग है, वो हमें पहले फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द परसेंटेज ऑफ पाइप रिजेक्टेड बाय स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ कस्टमर, कि भाई यहाँ पर कितने परसेंटेज जो है वो कस्टमर उनको रिजेक्ट करते हैं पाइप को, वो भी हमें फाइंड करना है। वो तो चलो सेकंड क्वेश्चन, हमेशा दो क्वेश्चंस होते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन है। पहले तो नॉर्मल क्वेश्चन जो एवरेज ढूंढना है वो एवरेज ढूंढ लेना, और एवरेज के लिए कंडीशन ऐसी दी गई है कि 70% ऐसे पाइप हैं जिनका डायमीटर 19.05 से ज्यादा है, मोर देन 19.05। तो ये 19.05 mm वो क्या दिया हुआ है, वो x की वैल्यू है ना, बराबर ना, ये x की वैल्यू, और जो परसेंटेज है 70%, वो प्रोबेबिलिटी कहलाई हमारी। सही बात कि नहीं? मतलब पहले कंडीशन में ऐसा दिया हुआ है कि 19.05 और उससे मोर, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 19.05 एंड मोर, ये x की वैल्यू ही कहलाई ना। 19.05 से मोर, मोर देन वाले कितने सारे हमने सम किए, 19.05 से मोर, उसकी प्रोबेबिलिटी 70% है। 70% मतलब अगर उसे प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करें तो 70 डिवाइड बाय 100, 70 डिवाइड बाय 100 कितना हो जाएगा, 0.7। 0.7 ना, 19.05 से मोर उसकी ये प्रोबेबिलिटी है 0.7। हमें एवरेज ढूंढना है, तो एवरेज ढूंढने के लिए देखो फॉर्मूला तो वही बनती है हमारी, z की फॉर्मूला आती है x माइनस मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसमें चलो x की वैल्यू है 19.05, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है 4, है ना, 4 मिलीमीटर स्टैंडर्ड डेविएशन। एवरेज ढूंढना है, मीन ढूंढना है, तो पहले z तो चाहिए ना, पहले z तो चाहिए ना, तो फिर हमें ये मीन मिलेगा। तो इसमें भी पहले हम लोग z की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब z की वैल्यू ऐसे फाइंड करेंगे कि भाई यहाँ x में 19.05 है, उसका z में डायरेक्ट कन्वर्ट तो होगा नहीं, डायरेक्ट कन्वर्ट होगा नहीं, तो उसको ऐसा लिखा जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z1 टू z इक्वल टू 0.7। z1 से मोर 19.05 को z में कन्वर्ट, वो z हमें ढूंढना है, z1 की वैल्यू ढूंढनी है, तो उसके ऊपर से फिर ये एवरेज मिलेगा हमें। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है, और z ढूंढने के लिए वही मेथड जो हम लोग आगे हमेशा यूज करते थे कि पहले ड्राइंग बनाकर फिर हम लोग पीछे टेबल से उसकी वैल्यू ढूंढे ना। यहाँ पे लिखे ना अकॉर्डिंग टू वैल्यू, अकॉर्डिंग टू वैल्यू, वो अगर हम लोग फाइंड करें, पहले ड्राइंग बनाए, तो ड्राइंग में ये 0 प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। अब देखो ये मोर देन है 19.05 और मोर देन, उसका आंसर 0.7 है। हमने पहले बताया था लेस देन हो तो यहाँ माइनस इनफाइनाइट से शुरू करो, मोर देन हो तो प्लस इनफाइनाइट से। अब प्लस इनफाइनाइट से प्रोबेबिलिटी शुरू करो, प्रोबेबिलिटी का आंसर 0.7 है, प्रोबेबिलिटी का आंसर 0.7, तो ऊपर का आंसर दिया हुआ है। अब 0.7 मतलब Z1 की लाइन वो कहां पर ड्रॉ होगी, देखो ये प्लस इनफाइनाइट से 0 तक है ना, 0.5 होता है,
ये दिया हुआ है 0.7, मतलब एक्चुअली 0.5 से भी बड़ा हुआ कि नहीं? जो ये पूरा आंसर दिया हुआ है 0.7, वो 0.5 आधे से ज्यादा ही हुआ ना, मतलब मोर देन है। अगर प्लस से हम लोग लाइन ड्रॉ करें ना, तो वो करीबन Z1 यहाँ पे आएगा, Z1 की लाइन यहाँ पे ड्रॉ होगी, Z1 से मोर। ये पूरा एरिया दिया हुआ है 0.7 का, ये कंप्लीट एरिया। ध्यान आ रहा है? मोर देन होता है तो हम प्लस से तो शुरू करते हैं, लेकिन Z1 यहीं पे ही नहीं खत्म करेंगे। आंसर 0.7 है तो इतना तो 0.5 हो जाता है, तो उससे भी और आगे जाएगा ना, वो 0.7 मिलेगा कि नहीं? ये Z1 की वैल्यू मिलेगी हमें 0.7, इतना आंसर। और ये जो हमें ढूंढना है ना, इसका आंसर जो ढूंढना है, तो उसके लिए हमेशा हमें Z1 से 0 तक का डिस्टेंस चाहिए होता है। आगे कितने सारे हमने सम किए, Z की वैल्यू ढूंढने के लिए Z1 से 0 तक का डिस्टेंस चाहिए। तो वो कैसे ढूंढेंगे? Z1 से 0 ऐसे ढूंढेंगे कि ये पूरी वैल्यू है ना हमारे पास, Z1 से इनफाइनाइट तक की वैल्यू है 0.7, और उसमें से 0 से इनफाइनाइट तक की वैल्यू अगर हम माइनस कर दें, उसकी वैल्यू कितनी आती है? 0.5। पूरे में से अगर इतना माइनस कर दें तो बाकी का आगे का ये डिस्टेंस मिल जाएगा ना, मतलब ये वैल्यू हमें मिल जाएगी, और उसके बेस पर फिर हम लोग Z1 ढूंढेंगे। तो Z ढूंढने के लिए अगर हमें Z1, Z2, 0, Z1 से 0 तक का अगर हमें डिस्टेंस चाहिए, तो पूरा डिस्टेंस कितना है? Z1 से इनफाइनाइट तक टोटल कितना है? 0.7, और उसमें से माइनस 0 से इनफाइनाइट तक करेंगे तो 0 से इनफाइनाइट तक कितना हो जाता है? 0.5। तो आंसर कितना? आंसर 0.2। 2 या तो लिखते हैं फिर 2000, बरोबर ना? Z की वैल्यू ढूंढने के लिए हम लोग 4 नंबर लिखते हैं ना, तो 0.2000, और ये 2000 की वैल्यू फिर हम पीछे टेबल पर से ढूंढेंगे, जो आखिरी में टेबल दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड करेंगे। तो देखो टेबल में चेक करो, एग्जैक्ट 2000 की वैल्यू है उसमें, ना हो तो पता है ना वो बिफोर एंड आफ्टर वाला हम लोग टेबल बनाते हैं। तो एग्जैक्ट 2000 है? नहीं है, एग्जैक्ट 2000 नहीं है, तो हमें फिर वो टेबल बनाना पड़ेगा। तो यहां पर लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू Z स्कोर टेबल, उस टेबल के हिसाब से हम लोग जो है वो अपना टेबल बनाए। तो यहां पर लिखेंगे कि वैल्यू एक आएगी वैल्यू बिफोर 0.2000, एक वैल्यू बनेगी आफ्टर 0.2000, और एक वैल्यू आएगी उनकी एवरेज, बराबर? तो आपके टेबल में चेक करो, बिफोर 0.2000, 2000 से छोटा नंबर कौन सा आ रहा है, या 2000 कौन से दो नंबर के बीच में आ रहा है, वो आफ्टर एंड बिफोर कहलाएगा ना हमारा। तो 2000 से छोटा नंबर आप अगर आप टेबल में देखोगे ना, देखो टेक्स्ट बुक के एंड में जो टेबल है उसमें है 1985, 1985, 0.5 में देखो 0.5, और उसमें सेकंड थर्ड पॉइंट उसमें दिया हुआ 0.1985, वो 2000 से छोटा कहलाए ना, और उसके तुरंत बाद है 0.2019। तो ये 2000, ये 1985 और 2019 उन दोनों के बीच में आएगा ना, तो वो दोनों नंबर लिखेंगे ना कि यहाँ पर 0.1985 इससे बिफोर और इससे आफ्टर बनता है 0.2019, और इनकी Z वैल्यू अगर यहाँ पर लिखे ना, Z वैल्यू, तो 1985 की वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू यहाँ पर बनती है 0.5 और ऊपर आती है 0.02, मतलब 0.5 एंड 2, 0.52 ऐसे बनेगा ना उसमें। तो यहाँ पर आएगी उसकी वैल्यू 0.52, इसकी वैल्यू उसके तुरंत बाद है 0.53, बराबर? और यहाँ पे उनकी एवरेज करेंगे, एवरेज डायरेक्ट कैलकुलेटर से, दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2, तो प्लस डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.2002, बराबर ना? 2002 आ रहा है और इनका एवरेज ढूंढे तो 0.525, एवरेज में 3 नंबर ही लिखेंगे उसमें। अब ये जो हमने टेबल बनाई, तो इसमें 2000 का नियरेस्ट कौन सा आ रहा है वो चेक करेंगे। तो नियरेस्ट कौन सा, ये आ रहा है ना, 2002 से पास में यही है, 2 का गैप है खाली, नियरेस्ट वैल्यू ये है, तो उसके अकॉर्डिंग ये Z की वैल्यू हमारी बनेगी। यहां पर वैसे ही सेंटेंस लिखता है ना कि हियर नियरेस्ट वैल्यू
नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 0.2000 इज 0.2002. सो वैल्यू ऑफ Z1 की वैल्यू कितनी बनेगी? तो Z1 की वैल्यू उसका आंसर आएगा 525. वही लिखेंगे, 53 मत कर देना, वो तो ये वैल्यू आ गई, फिर 525 की वैल्यू रहेगी. और 525 कैसे, प्लस या माइनस में? वो ग्राफ में देखते हैं. देखो Z1 इस साइड था, माइनस में था, तो Z1 की वैल्यू आएगी माइनस में, -0.525. ये Z मिल गया ना. अब जो Z मिल गया तो उसके ऊपर से अब एवरेज फाइंड करें ना. जो एवरेज ढूंढना है वो ढूंढे. अब यहां पे लिखें कि नाउ Z की फॉर्मूला x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन. तो Z की वैल्यू -0.525 इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है? वो तो 19.05, वो दिया हुआ है ना. x की वैल्यू 19.05 माइनस ये मीन फाइंड करना है, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी है. स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ 4 मिलीमीटर, वो 4 बराबर. अब ये मीन ढूंढने के लिए पहले 4 यहां पर मल्टीप्लाई, 52 0.525 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा -2 2.100 मतलब 1 2.1 -2.1 इक्वल टू 19.05, और ये मीन ढूंढना है. अब ये ढूंढने के लिए वैसा ही ना, माइनस है वो इस साइड आ जाएगा प्लस में, और ये माइनस उस साइड आ जाएगा प्लस में. मतलब ये एवरेज इस साइड इक्वल टू 19.05 माइनस 2.1 इस साइड आएगा प्लस 2.1. तो मीन इक्वल टू कितना मिल जाएगा? वो मिल जाएगा 21.15. ये एवरेज मिल गया हमें. जो पहले क्वेश्चन में एवरेज ढूंढना था वो आंसर मिल गया 21.15. समझ आ रही है बात? मेथड ध्यान आ रही है ना? हर क्वेश्चन में ऐसी ही मेथड थी, वैसे ही हमने फाइंड किया. ये मीन पहले Z ढूंढ लिया नॉर्मल मेथड से, फिर फार्मूला रख के मीन ढूंढा हमने. अब ये मिल गया. अब सेकंड क्वेश्चन जो इसमें पूछा हुआ है, कि सेकंड क्वेश्चन में ऐसे पूछा हुआ है कि फाइंड द एवरेज डायामीटर ऑफ प्रोड्यूस पाइप. वो एवरेज हमने ढूंढ लिया. उसके बाद ऑल्सो फाइंड द परसेंटेज ऑफ पाइप रिजेक्टेड बाय स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, कि कितने परसेंटेज पाइप जो है वो कस्टमर रिजेक्ट करते हैं. वो अब कितने रिजेक्ट करते हैं उसके बारे में कुछ दिया नहीं हुआ है, लेकिन देखो ऊपर फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है कि कैसे पाइप कस्टमर एक्सेप्ट करते हैं. पहले में दिया हुआ है ना कि अगर पाइप की साइज 20 और 22 के बीच में हुई ना, देन इट इज एक्सेप्टेड बाय स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स. एक्सेप्ट इतने करते हैं, और हमें तो प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है या परसेंटेज ढूंढने कितने रिजेक्ट करते हैं. तो हम लोग क्या करेंगे पता है? कितने एक्सेप्ट करते हैं वही ढूंढेंगे. 20 और 22 के बीच में जो भी पाइप्स हो तो उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो हम लोग वही ढूंढेंगे. और आखिरी में परसेंटेज को 100 में से माइनस कर देंगे. बराबर. जो परसेंटेज होते हैं भाई, टोटल परसेंटेज 100 होते हैं, उसमें से कितने एक्सेप्ट करते हैं वो अगर मिल जाए तो 100 में से माइनस कर देंगे. बाकी के कितने रिजेक्ट करते हैं वो मिल जाएंगे ना हमें. समझ आ रही है ना बात? है तो कितने एक्सेप्ट करते हैं ना, वही हम लोग फाइंड करेंगे. दिया हुआ है 20 और 22 के बीच में हो तो एक्सेप्ट करेंगे. मतलब हमें पहले प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है दूसरे क्वेश्चन के लिए. प्रोबेबिलिटी बिटवीन 20x to 22. नॉर्मल क्वेश्चंस होते थे ना हमारे, वैसे ही हमें ढूंढना है कि 20 और 22 के बीच की प्रोबेबिलिटी. इस नॉर्मल क्वेश्चन में पहले क्या करते हैं, जो ये दिया हुआ है x, उसे पहले z में कन्वर्ट करें. z में कन्वर्ट करें ना इसी फार्मूला से. तो उसे अगर कन्वर्ट करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये 20 माइनस मीन, तो देखो मीन हमने ढूंढा 21.15 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन. तो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 4, वो 4 का है. लेस देन एन इक्वल टू एक्स, लेस देन एन इक्वल टू, यहां पर भी वही फॉर्मूला, क्या एक्स पे 22 माइनस मीन पे 21.15 और अपॉन में 4. बराबर. जो इनका हम लोग डिवाइड करें ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 20 माइनस 21.15 तो माइनस 1.15 आएगा. माइनस 1.15 एंड 4 तो वो आ जाएगा माइनस 0.29. बराबर ना. 0.29 वहां पर रहेगा. और यहाँ पे z, अब z हो जाएगा 22 में से 1.15 तो कितना बचेगा उसमें? 0.75 कुछ बचेगा. 85 बचेगा. उसको डिवाइड बाय 4 तो वो फिर 0.21 आ जाएगा, प्लस में आएगा ना. यहाँ प्लस 0.21.
आप कैलकुलेशन करना, इन दोनों का माइनस डिवाइड 4, इन दोनों का माइनस डिवाइड 4, तो ये दोनों आंसर मिले। अब ये z की वैल्यू मिली, इसके ऊपर से क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं और फिर प्रोबेबिलिटी ढूंढते हैं। कि अब ग्राफ बनाए, यहाँ पे लिखे ना अकॉर्डिंग टू वैल्यू, सो अकॉर्डिंग टू वैल्यू, यहां पर अगर ग्राफ बनाया जाए इसका, तो ग्राफ में यहाँ 0 प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। अब ये पहली वैल्यू है माइनस 0.29, माइनस 0.29 मतलब माइनस साइड पे आएगा ना, 0 से इस साइड आएगा ये 0.29, अंदाजे से लिखेंगे माइनस 0.29। और दूसरी वैल्यू है 0.21 प्लस में, प्लस 0.21, तो वो 0 के इस साइड आएगा प्लस 0.21। हमें इन दोनों के बीच की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है कि 29 और 21 इनके बीच का हमें आंसर ढूंढना है। तो ये प्रोबेबिलिटी कैसे ढूंढेंगे, 29 और 21 की वैल्यू पीछे से फाइंड करेंगे ना टेबल पर से, और वो टेबल पर से वैल्यू फिर इनका प्लस या माइनस, वो खाली लॉजिक यूज करना है कि अगर ये पूरी वैल्यू ढूंढनी है ना, तो 0 से 29 तक का जो आंसर होगा और दूसरी तरफ 0 से 21 तक का जो आंसर होगा, दोनों का प्लस कर देंगे। एक इस साइड है 29, एक उस साइड है, दोनों की वैल्यू अगर प्लस करें तो टोटल प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी ना। मतलब हमें जो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस 0.29 z टू प्लस 0.21, सो अकॉर्डिंग टू z स्कोर टेबल, z स्कोर टेबल के हिसाब से लिखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 29 एंड 21, तो 29 का आंसर, 29 का आंसर चेक करो पीछे कितना है, 0.29 ना, 0.29, तो 0.2 और उस साइड जो है वो 9 में देखो, 0.2 पहले में और ऊपर 0.09 में, ये 0.29, तो 0.2 और 9 में वैल्यू कितनी है 1141, 0.29 उसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.1141 प्लस इस साइड का ढूंढना है ना। अब ये 29 की वैल्यू मतलब 0 से 29 इस साइड का आंसर मिला, अब 0 से 21 इस साइड का आंसर, तो 0.21 का आंसर, तो उसमें भी देखो 0.2 और 1 में देखना, 0 में मत देख लेना, फिर 0.2 और उसके बाद पहला छोड़कर दूसरा 1 में, तो उसका आंसर कितना है 0.0832, ये आंसर है 0.0832। जो दोनों का प्लस करें तो प्लस कितना आ जाएगा 0.1973, भाई ये प्रोबेबिलिटी है कि इतने पाइप जो है वो कस्टमर एक्सेप्ट करते हैं। अगर 1973 को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना, यहां पर लिखें कि परसेंटेज ऑफ पाइप एक्सेप्टेड, परसेंटेज ऑफ पाइप एक्सेप्टेड बाय कस्टमर्स इक्वल टू 0.1973 मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 19.73%। परसेंटेज ऑफ पाइप एक्सेप्टेड, भाई इतने जो है वो पाइप एक्सेप्ट किए जाते हैं 19.73। हमें ढूंढना है परसेंटेज ऑफ पाइप रिजेक्टेड बाय ग्रुप ऑफ कस्टमर, रिजेक्टेड, तो रिजेक्टेड के लिए क्या करना होगा, उसको 100 में से माइनस कर देना होगा ना, 100 में से इतने अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो बाकी के रिजेक्ट करेंगे वो, तो जिनमें आ जाएगा हमारा, यहां पर लिखेंगे कि परसेंटेज ऑफ पाइप्स रिजेक्टेड बाय कस्टमर्स, तो उसमें आ जाएगा 100 माइनस 19.73%, तो 100 माइनस 19.73 वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 80.27%। 80.27% ऐसे पाइप हैं जिसे जो है वो कस्टमर रिजेक्ट करेंगे। समझ आ रही बात, ये आंसर मिला ना हमें। तो ये मेथड भी ध्यान आई ना, पहले इसमें z की वैल्यू ढूंढी और इसमें हमने प्रोबेबिलिटी ढूंढी, इसमें भी दोनों मेथड थी, ये रिवर्स मेथड भी और ये नॉर्मल मेथड भी। अच्छी तरह से समझो इस क्वेश्चन को। तब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो हम लोग देखें, इसे लिख लो अच्छी तरह से, तो फिर 9th वाला क्वेश्चन देखें हम लोग। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि अ नॉर्मल वेरिएबल x हैज अ मीन 400, वेरिएंस 900,
फाइंड द 4th डेसिल एंड 90th परसेंटाइल फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन एंड आल्सो इंटरप्रेट द वैल्यूज। अब यहां पर ऐसे दिया हुआ है ना कि भाई मीन और वेरिएंस है, मीन 400 जो हमें हेल्पर के लिए चाहिए होता है, वेरिएंस 900 है, तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा 30, बराबर ना, स्टैंडर्ड डेविएशन 30 हो जाएगा। हमें 4th डेसिल और 90th परसेंटाइल फाइंड करना है। तो ये क्या ढूंढना है कि प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, आंसर ढूंढना है कि x की वैल्यू हमें ढूंढनी है। तो देखो 4th डेसाइल याद है आप लोगों को 11th में आता था, डेसाइल परसेंटाइल। डेसाइल डेसाइल मतलब पूरी इंफॉर्मेशन के 10 इक्वल पार्ट, तो वो एक एक पार्ट एक एक डेसाइल कहलाता, D1 D2 D3 D4 ऐसे लिखते। और परसेंटाइल, परसेंटाइल मतलब पूरी इंफॉर्मेशन के 100 इक्वल पार्ट्स, तो हर एक पार्ट जो है वो एक एक परसेंटाइल कहलाता, P1 P2 P3 P4 ऐसे लिखते हैं हम लोग। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पर जो डेसाइल दिया ना 4th डेसाइल, तो डेसाइल को हम लोग परसेंटेज में भी लिखते थे कि अगर सपोज पूरे 100% हो तो एक एक डेसाइल 10-10% का होता है। अगर 4th डेसाइल मतलब 40% की जो है वो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, बराबर ना। 4th डेसाइल ढूंढना है मतलब 40% की वैल्यू, परसेंटेज दिए हुए हैं आपको, परसेंटेज दिए हुए हैं, इसका मतलब x की वैल्यू हमें ढूंढनी है, प्रोबेबिलिटी दी गई है। परसेंटेज मतलब प्रोबेबिलिटी जैसा ही कहलाया ना, बराबर ना। तो हम लोग आगे वाले सम में कैसे आखिरी में हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया था, या आखिरी के परसेंटेज ही आपको दिए हुए हैं, हमें x की वैल्यू ढूंढनी है। समझ आ रहा है? 4th डेसाइल मतलब 40% की वैल्यू है, और दूसरा 90th परसेंटाइल मतलब 90% की वैल्यू है। डेसाइल में 10-10 गिनते हैं, 4th डेसाइल मतलब 40 हो गए, परसेंटाइल में तो 1-1 ही गिना जाता है कि 90 परसेंटाइल मतलब एग्जैक्ट 90 हुए, वो हमें ढूंढना है। समझ आ रही है बात? तो अगर ये फाइंड करना है तो इनके लिए कैसे, ध्यान से समझना, मीन और वेरिएंस है, चलो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है, ध्यान से ये सम समझना कि अगर 4th डेसाइल दिया हुआ है ना कि हियर फॉर D4 अगर हमें फाइंड करना है तो वैल्यू के हिसाब से पहले ग्राफ ही बनेगा, वैल्यू के हिसाब से क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। ग्राफ में ये 0, ये प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, D4 है, D4 मतलब 40%, परसेंटेज कहां से, यहीं से ही गिने जाएंगे, परसेंटेज गिनने हो तो कोई भी यहीं से ही, ये पूरा 100% है, तो उसमें D4 40% कहां पे आएगा, 40% आएगा यहाँ पे, ये 40% के समझो, ये 40% जो है वो आपको दिए हुए हैं, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये वैल्यू, बराबर ना, ये D4 कहलाया, वो हमें ढूंढना है। समझ आ रही है बात? तो इसके लिए कैसे, इसके लिए पहले ना Z ही ढूंढेंगे, फिर Z के बाद जो है वो हमें D4 मिलेगा। पहले तो नॉर्मल जैसे Z की वैल्यू फाइंड करते हैं वैसे ही आगे भी क्वेश्चन थे ना कि अगर इतना दिया हुआ है आपको 40%, तो ये Z की वैल्यू ढूंढ ले, यहाँ मैंने डॉट किया, उसकी जगह पे मैं लिख दूं Z1, ये Z1 ढूंढ लें तो उसके ऊपर से D4 मिलेगा। यहाँ जो D4 की वैल्यू है तो ऐसे लिखा जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ Z एंड Z1 से लेस ना, माइनस इनफाइनाइट तक है, तो Z1 से लेस उसकी वैल्यू 40%, 40/100 तो 0.4 हो जाएगा, बराबर ना। ये जो दिए हुए हैं वो 40% दिया हुआ है ना D4 के लिए, तो 40% मतलब 0.4 प्रोबेबिलिटी है Z1 से इनफाइनाइट तक की। हमें Z1 की वैल्यू ढूंढनी है, फिर D4 ढूंढना है। तो Z1 की वैल्यू ढूंढने के लिए बात वही आती है जो हर सम में किया, हमें Z1 से 0 तक का डिस्टेंस चाहिए, दिया हुआ कुछ भी हो, Z की वैल्यू ढूंढने के लिए Z1 से 0 का डिस्टेंस चाहिए होता है। हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ Z1 Z टू 0, Z1 से 0 के बीच की हमें आंसर चाहिए। तो उसके लिए कैसे करेंगे कि ये पूरा आंसर तो हमें पता है ना, 0 से इनफाइनाइट तक का पूरा आंसर कितना होता है 0.5, उस 0.5 में से जितना दिया हुआ है वो आंसर अगर हम माइनस कर दें तो बाकी Z1 से 0 का आंसर मिल जाएगा ना। ये कितना दिया हुआ है, वो 0.4 दिया हुआ है, 0.5 में से 0.4 माइनस तो बचेगा कितना, वो बचेगा 0.1, 1 कहो या 1000 कहो, बराबर ना, 0.1000 बचेगा, ये आंसर आएगा। और इसकी वैल्यू फिर टेबल पर से ढूंढेंगे ना, सब में ये मेथड की है हमने,
बराबर, इसको खाली D4 करके अलग से दिया हुआ है, बात तो वही है, मेथड सब में सेम रहेगी। अब जो 1000 का आंसर ढूंढना है तो पीछे आपकी टेबल देखो, टेक्स्ट बुक के एंड में जो टेबल दी गई है कि उसमें चेक करो कि 1000 की एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट है ये नंबर 1000, ना हो तो वो बिफोर एंड आफ्टर का फिर टेबल बनाना पड़ता है ना। 1000 एग्जैक्ट है, नहीं है, 1000 एग्जैक्ट नहीं है कहीं पर भी, तो वो टेबल बनाना पड़ेगा। वो बना ले हम लोग कि यहाँ पर लिखे ना अकॉर्डिंग टू Z स्कोर टेबल, उस टेबल के हिसाब से हम लोगों को बिफोर एंड आफ्टर वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे लिखेंगे कि वैल्यू बिफोर 0.1000, बिफोर 1000, दूसरा लिखेंगे आफ्टर 1000, और उसके बाद आएगा एवरेज। बिफोर, आफ्टर एंड एवरेज हमें ढूंढना है। इनकी Z वैल्यू यहां पर लिखेंगे ना फिर, तो 1000 से बिफोर, तो आप टेबल में चेक करो 1000 कौन से दो नंबर के बीच में आ रहे हैं, या उससे छोटा नंबर कौन सा है। अगर 1000 से पहले का नंबर हम लोग ढूंढे ना, तो वो नंबर कुछ आ रहा है 0.0987, 0987 है वो। देखो 0.2 की लाइन में देखो, 0.2 की लाइन में आगे फिफ्थ पे है, 5 पे है, 0.0987 वो 1000 से पहले ना, और उसके बाद वाला ही नंबर है 0.1026, 1000 इन दोनों के बीच में आ सकता है ना, तो ये बिफोर एंड आफ्टर वैल्यू कहलाई ना। एक वैल्यू 0.0987 और 1026, तो बिफोर वैल्यू कहलाई 0.0987 एंड आफ्टर में 1026, और उनकी Z वैल्यू, तो इनकी Z वैल्यू 987 की Z वैल्यू कितनी है भाई, इस साइड 0.2 और उस साइड ऊपर 5, 0.2 एंड 5 ये वैल्यू बन रही है, तो 0.25 बराबर, और इसकी वैल्यू उसके बाद वाली है 0.26। ये बिफोर एंड आफ्टर बनाते हैं ना, और यहाँ क्या लिखा जाता है, इनका एवरेज, इसका भी एवरेज, इसका भी एवरेज। तो इनका एवरेज अगर हम ढूंढे ना, वो एवरेज बन रहा है कुछ 0.1007, इन दोनों का एवरेज आएगा 1007, और इनका एवरेज 0.255 बराबर। ये एवरेज भी हमने फाइंड कर लिया, और ये भी मिल जाए तो तीनों में चेक करते हैं 1000 के नियरेस्ट कौन सा आ रहा है। नियरेस्ट में ये 87 है, ये अगर देखें तो ये 13 का गैप हो रहा है, बराबर ना, 13 का गैप है उसमें, 26 का गैप है इसमें, और इसमें 7 का गैप है 1000 से, तो नियरेस्ट वैल्यू ये कहलाई 7 की, 0.255 ये नियरेस्ट वैल्यू हुई ना उसकी, मतलब Z की वैल्यू ये बनेगी। यहाँ पे सेंटेंस लिखेंगे कि हियर नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 0.1000 इज 0.1007, so वैल्यू ऑफ Z1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, वो मिलेगी 0.255, 0.255 वैल्यू, और वो कैसे, प्लस के माइनस में, माइनस में। Z1 कहां पर है, इस साइड है ना, माइनस साइड पे है, तो माइनस 0.255, 0.255 ये Z मिल गया ना। अब Z पर से हमें ओरिजिनल D4 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ क्या दिया हुआ है कि फोर्थ डेसाइल ढूंढना है, तो वैल्यू तो हमें वो फाइंड करनी होगी ना। वो कैसे ढूंढेंगे हम लोग, वही फॉर्मूला कि Z की जो फॉर्मूला आती है x माइनस मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो जहां पर Z की जगह पर लिखा जाएगा माइनस 0.255 इक्वल टू x की जगह पर लिखेंगे D4, x की तो वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं ना, वही तो है ना फोर्थ डेसाइल D4, बराबर ना, ये x की जगह पर फाइंड करना है, माइनस मीन, तो मीन दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है कितना 400 मीन है, और स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना, वेरिएंस दिया हुआ है 900, वेरिएंस 900, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा उसका 30, स्टैंडर्ड डेविएशन 30, ये हमें फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए पहले 30 मल्टीप्लाई में ना, यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये हो जाएगा कुछ माइनस 7.65, 6 एंड 5, 7.65 इक्वल टू D4 माइनस 400, ये 30 मल्टीप्लाई में ले गए यहाँ पर। D4 ढूंढने के लिए माइनस 400 इस साइड आएगा प्लस में,
तो वो आ जाएगा यहाँ पर -7.65 प्लस 400 इक्वल टू D4। तो क्या हो जाएगा, D4 इक्वल टू 400 में से 7.64 माइनस 400 में से 7 तो 392 और यहाँ बचेगा 35, 392.35। ये फोर्थ डेसाइल की वैल्यू। समझ आ रही बात? ये मिला ना फोर्थ डेसाइल। फोर्थ डेसाइल मतलब 40% थे तो 40% लेकर हमने ये फाइंड किया कि नहीं। अब ऐसा ही 90th परसेंटाइल है, सेम सम 90% लेकर हमें करना है। 90th परसेंटाइल सेम ही करना है ना 90% से। तो इसे लिखो, यहाँ पर पूरा नहीं आएगा तो इसे रफ करके फिर वो 90th परसेंटाइल हम लोग फाइंड करें। फिर तो 90th परसेंटाइल ढूंढने के लिए वैसे ही करें ना हम लोग, यहाँ पर लिखें कि फॉर P90 फॉर P90 अगर हम लोग वैल्यू ढूंढे, पहले जो है वो ग्राफ ही बनाएंगे हम लोग कि ग्राफ बनाए। पहले जैसे 40% लिया था, अब यहाँ पर 90% लिखे हम लोग। तो 90% कहाँ पर आएगा? देखो परसेंटेज तो यहीं से ही शुरू होंगे ना, माइनस से प्लस तक। तो 40% हमने यहाँ तक लिखा था, 90% मतलब अब यहाँ तक आ जाएगा ना, पूरा कवर होगा कि नहीं। ये आधा तो 50% होता है, अब उससे भी आगे है 90%, मतलब 90% कहाँ तक, करीबन यहाँ तक कवर होगा कि नहीं। ये Z की वैल्यू कहलाएगी ना। पहले यहाँ लिखा था Z1, अब यहाँ लिखा जाएगा, बराबर। ये पूरा जो है वो 90% हमें दिया हुआ है, ये कंप्लीट कहलाया 90%। समझ आ रही है बात? ये पूरी वैल्यू, और हमें ये Z2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, बराबर। पहले जैसे Z1 ढूंढा था, अब ये Z2 इसके लिए P90 के लिए। तो ये वैल्यू भी ढूंढनी है, उसके लिए पहले तो लिखा जाएगा ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ Z एंड Z2 उससे लेस, Z2 से लेस ना, इससे ये लेस देन वैल्यू है 90%, मतलब 90/100 कितना आ जाएगा 0.9। और Z2 की वैल्यू ढूंढने के लिए हमें तो 0 से Z2 का डिस्टेंस चाहिए होता है, इतना ही डिस्टेंस चाहिए। कभी भी Z की वैल्यू ढूंढने के लिए 0 से Z तक का डिस्टेंस चाहिए, आगे पीछे कुछ भी दिया हुआ हो। तो अगर वो डिस्टेंस ढूंढें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 Z टू Z2, 0 से Z2 का अगर हम डिस्टेंस ढूंढे ना, तो वो कैसे कि जो पूरा डिस्टेंस दिया हुआ है, पूरा 0.9 है, उसमें से ये इतना डिस्टेंस माइनस कर देंगे ना। इनफाइनाइट से 0 तक कितना होता है 0.5, तो ये 0.9 में से 0.5 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 0.4। 0 से Z2 तक 0.4 या कहो 4000, ये वैल्यू आएगी ना यहाँ पर। और ये 4000 के हिसाब से हम लोग Z की वैल्यू ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे? वही टेबल से चेक करेंगे कि 4000 एग्जैक्ट वैल्यू है, नहीं है तो बिफोर एंड आफ्टर करना पड़ेगा। चेक करो टेबल में 4000 की एग्जैक्ट वैल्यू है, नहीं है उसमें भी, तो इसमें भी हमें वो टेबल बनाना पड़ेगा बिफोर एंड आफ्टर का। यहाँ पे लिखा जाएगा कि अकॉर्डिंग टू Z स्कोर टेबल के हिसाब से यहां पर हम लोग जो बिफोर एंड आफ्टर का टेबल बनाए, वैल्यू यहां पर बिफोर 4000, बिफोर 0.4000 एंड दूसरा आफ्टर 0.4000, और यहां पर एवरेज। ठीक है, उनके हिसाब से यहां पर Z वैल्यू फाइंड करेंगे ना हम लोग। तो 0.4000 के बिफोर चेक करो टेबल में, 4000 से पहले कौन सा आ रहा है, वो आ रहा है 0.3997, 3997। अगर आपको देखना हो तो 1.2 में देखो 8th वाला पॉइंट है वो दिया हुआ ना 3997, और उसके तुरंत बाद है 4015। तो ये 4000 वो 3997 और 4015 के बीच में आएगा ना, बरोबर ना। तो मतलब उसकी बिफोर वैल्यू कहलाई 0.3997, आफ्टर वैल्यू है 0.4015, एंड इनकी अगर Z वैल्यू देखें तो 3997 की वैल्यू आती है यहाँ पे 1.2 और वहां पे 8, 1.2 और 8 1.28, उसके बाद की वैल्यू है तो वो 1.29। इन दोनों का अगर एवरेज करें तो दोनों का एवरेज आ रहा है कुछ 0.4006, 4006, और इनका एवरेज आएगा 1.285, बरोबर।
ये मिल गया ना। अब इनमें से नियरेस्ट वैल्यू कौन सी बन रही है? नियरेस्ट वैल्यू आ रही है ये 3997। 4000 से इसमें डिस्टेंस 3 का ही है, खाली 3 का गैप आ रहा है। यहाँ पे 15 का गैप, यहाँ पे 6 का गैप है, तो इसमें तो 3 का ही गैप है ना, तो ये नियरेस्ट वैल्यू कहलाई ना। वैसे ही यहाँ सेंटेंस लिखा जाएगा कि हियर नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 0.4000 is 0.3997. So वैल्यू ऑफ Z2, तो Z की वैल्यू कितनी? 3997 की वैल्यू 1.28 ना, और प्लस के माइनस वो यहाँ चेक करते हैं। Z2 हमने कहाँ पे लिखा? प्लस साइड पे लिखा ना, तो वो प्लस की वैल्यू आएगी 1.28 प्लस में। और इनके हिसाब से अब P90 ढूंढेंगे। P90 की वैल्यू फाइंड करें तो वही फॉर्मूला Z इक्वल टू एक्स माइनस मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो Z की वैल्यू अब ये लिखी जाएगी 1.28 इक्वल टू एक्स पे लिखा जाएगा P90 जो हमें फाइंड करना है। एक्स की वैल्यू ढूंढनी है ना। मीन, तो मीन की वैल्यू 400 है, मीन की वैल्यू 400 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन तो वो 900 दिया हुआ है, उसका कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा ना, तो वो 30। यहाँ पे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 36 और 2 38, 38.4, 38.4, 30 से यहाँ मल्टीप्लाई इक्वल टू P90 माइनस 400। और ये ढूंढने के लिए माइनस 400 इस साइड आएगा प्लस में, मतलब कि 38.4 प्लस 400 इक्वल टू P90 बराबर। तो P90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? P90 इक्वल टू 438.4। 90% की वैल्यू ये मिली 438.4। समझ आई बात? D4 और P90 कैसे फाइंड किया वो ध्यान आ गया ना। अब इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से समझो। तो अब उसके बाद 10th वाला क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन आखिरी में दिया हुआ है, तो वो क्वेश्चन भी ध्यान से समझे। इसे लिख लो तो फिर वो 10th वाला क्वेश्चन देखें। तो अब क्वेश्चन 10 देखे ना। देखो क्वेश्चन 10 में एक चीज इसमें नहीं है, छोटी सी सिंपल सी चीज है, वो ध्यान से समझना। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कभी जो है वो पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करनी हो ना, तो उसके लिए एक फंक्शन, उसके लिए एक फॉर्मूला आती है। जो फॉर्मूला आती है fx इक्वल टू फंक्शन इक्वल टू 1 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन रूट 2 पाई e पावर माइनस 1 अपॉन 2 x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन होल स्क्वायर। ये पूरी फॉर्मूला आती है पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अगर फाइंड करनी हो तो। इस फॉर्मूला का फिलहाल आप लोगों को कोई यूज नहीं है। ये फॉर्मूला आप लोगों को आगे के स्टैंडर्ड्स में, मीन्स अगर आप जब जो है वो ये बीकॉम करोगे या स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में आगे जाओगे, तब ये फॉर्मूला पर्टिकुलर आप लोगों को यूज होगी इसमें, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले टॉपिक में। अभी जो है वो इस फॉर्मूला का यूज सिर्फ और सिर्फ मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढने के लिए करना है। इस फॉर्मूला का यूज सिर्फ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इस फॉर्मूला में है ना, यहाँ पर ये वैल्यू मीन, ये सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दोनों वैल्यू बराबर, ये दोनों वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन की और ये वैल्यू मीन की कहलाती है। जब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में ही दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये है भाई 1/50 रूट 2 पाई ई पावर 1/2 x माइनस 150/50 स्क्वायर, ये दिया हुआ ही है। तो इसके बेस पर सिर्फ और सिर्फ हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू पता करनी है। भाई स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर होता है ना ये सिग्मा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? ये 50 और ये भी 50, मतलब इसके बेस पर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 50 हो जाती है। सेम फॉर्मूला है ना, इनकी वैल्यू लिखी गई है, बस वो हमें खाली वैल्यू पता करनी है और इस फॉर्मूला का कोई यूज नहीं करना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया 50 और मीन यहाँ होता है ना x माइनस मीन, तो यहाँ x माइनस 150 दिया हुआ है, मतलब मीन हो गया 150। यहाँ इस फॉर्मूला से हमें सिर्फ मिल जाएगा कि हियर मीन इक्वल टू 150 हो गया एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 50 हो गया। भाई इस फॉर्मूला के हिसाब से मीन की वैल्यू 150 हो गई फॉर्मूला के बेस पर और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 50 हो गई। ये फॉर्मूला खाली लिख लो सिर्फ ये दोनों ढूंढने के लिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं।
आपके चैप्टर में ये फॉर्मूला का फिलहाल और कोई यूज नहीं है, समझ आ रही है बात, बराबर ना। ये मिल गया तो उसके बेस पर तो जैसे नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं वैसे ही। अब उसके साथ वो दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे पहले में है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 टू 250 वो 0.4772 दिया हुआ है, तो हमें x1 ढूंढना है। दूसरा 75 से x2 की वैल्यू 0.3539 है, तो हमें x2 ढूंढना है। ये दो सम करने हैं ना, बराबर ना। तो वैसे ही करें ना, ये तो हम पहले भी ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो अगर इनकी वैल्यू फाइंड करें, पहले में दिया हुआ है x1 x टू 250 इक्वल टू 0.4772, बराबर। ये वैल्यू है, इसमें से x1 ढूंढना है। सबसे पहले क्या करें, इस x को z में कन्वर्ट करें। ये x1 का तो सीधा z1 लिख देंगे, उसका तो कन्वर्ट होगा नहीं, फाइंड करना है। इसका तो z में कन्वर्ट हो जाएगा ना फॉर्मूला के हिसाब से। ये जो 250 दिया हुआ है उसका कन्वर्ट कर दें, मतलब ऐसा लिख देना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर x1 x, और इसे कन्वर्ट करने के लिए जो फॉर्मूला आती है x मतलब 250 माइनस मीन 150 और अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 50, बराबर। इसके लिए ही तो हमने वो फाइंड किया ना, वो फॉर्मूला से सिर्फ यही तो यूज होता है, और क्या। इसका आंसर दिया हुआ है 0.4772, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ये हो जाएगा z1, ये z1 की वैल्यू, यहाँ पर z, और ये 250 माइनस 150 तो वो 100, 100 डिवाइड बाय 50 तो 2, z1 से 2 तक का आंसर 0.4772। अब क्या करें, इनके बेस पर हम लोग ड्राइंग बनाए ना अकॉर्डिंग टू वैल्यू। पहले भी ऐसे क्वेश्चन आए थे कि जब ये फाइंड करना हो तो जो वैल्यू दी गई है उसके हिसाब से ड्राइंग बनाए हम लोग के अकॉर्डिंग टू वैल्यू। यहाँ जब ड्राइंग बनेगी, ये 0 प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट 2 दिया हुआ है, तो चलो ये 2 वो तो यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे हम लोग कि चलो ये 2 प्लस 2 है यहाँ पर, लेकिन प्लस 2 से z1 तक, प्लस 2 से z1 तक, तो z1 कहाँ तक है, कहाँ तक z1 यहाँ ड्रॉ करें, यहाँ ड्रॉ करें, यहाँ पर कहाँ ड्रॉ करें। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए ट्राई करते हैं हम लोग 0 से 2 तक की वैल्यू फाइंड करने की। टेबल पर से 0 से 2 की वैल्यू ढूंढो, अगर ये वैल्यू इस वैल्यू से कम हुई तो z1 यहाँ ड्रॉ करेंगे। अगर ये वैल्यू जो है वो इस वैल्यू से ज्यादा हुई, अगर समझो कि भाई जो 0 से 2 तक की वैल्यू जितनी हुई ये वैल्यू उससे ज्यादा है, तो मतलब वो z1 यहाँ पे आ जाएगा ना, 0 से इस साइड ना। तो पहले 2 की वैल्यू फाइंड कर लो, 0 से 2। एग्जैक्ट टेबल में देखो 2 की वैल्यू कितनी है, तो 2 की वैल्यू 4772 यही है, यही है 2 की वैल्यू। अगर 2 की वैल्यू एग्जैक्ट है 4772, मतलब 0 से 2 तक का डिस्टेंस ही ये हुआ, तो मतलब यहाँ पर z1 की वैल्यू एग्जैक्ट 0 ही कहलाई। 0 से 2 तक का डिस्टेंस ही आपको दिया हुआ है, ये 4772 दिया हुआ, और पीछे अगर देखो तो ये 4772 2 की वैल्यू आती है ना, मतलब 0 से 2 तक की तो वैल्यू ये बनती है। तो ये z1 कितना हो गया, 0 हो गया। z1 की वैल्यू यही हुई, z1 इक्वल टू 0। तो इसके लिए तो कोई बिफोर आफ्टर वगैरह बनाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सो अकॉर्डिंग टू z स्कोर टेबल के हिसाब से वैल्यू ऑफ z1 इक्वल टू 0, कि 0 से 2 तक का ये आंसर है 4772। वैल्यू ऑफ z1 ये मिल गई 0, और z1 मिल गया तो उसके ऊपर से x1 ढूंढे ना, x1 की फॉर्मूला से, जो z की फॉर्मूला आती है वैसे। कि अब यहाँ पे लिखेंगे कि नाउ जो रूल आता है z1 इक्वल टू x1 माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, यही ना, z1 ही लिखे ना, दो सम करने हैं हमें, तो z1 पे कितना लिखा जाएगा, 0। चलो यहाँ लिखते हैं कि z1 पे 0, x1 ढूंढना है, माइनस मीन, तो मीन पे 150 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पे 50। तो ये 50 यहाँ पे जाएगा क्रॉस में, 50 को 0 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा ना, 0 से किसी का भी मल्टीप्लाई 0, इक्वल टू x1 माइनस 150, और माइनस 150 इस साइड आएगा तो प्लस में, मतलब कि x1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, एग्जैक्ट 150 रहेगा ना।
x1 की वैल्यू कितनी आएगी, एग्जैक्ट 150, यही वैल्यू आ गई उसकी। समझ आ रही है बात, बराबर ना। ये x1 की वैल्यू, पहली वैल्यू मिल गई ना, इसमें तो डायरेक्ट 0 था ही। अब सेकंड वैल्यू भी वैसा ही ढूंढनी है हमें कि सेकंड में ऐसे दिया हुआ है 75 से x2 3539 दिया हुआ है। सेकंड में दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ 75 x 2x2 0.3539, बराबर, ये वैल्यू है ना। तो इनको भी पहले x को z में कन्वर्ट करें, जैसा इसमें किया वैसे ही पहले z में कन्वर्ट करें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इसे कन्वर्ट होगा 75 माइनस मीन 150, स्टैंडर्ड डेविएशन 50, x एंड x2 इक्वल टू 0.3539। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ 75 माइनस 150 तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा -75, और -75 डिवाइड बाय 50 तो वो आ जाएगा -1.5, -1.5 Z2 Z2 इक्वल टू 0.3539, बरोबर ना। -1.5 से Z2 तक, ये Z में कन्वर्ट। और इसके हिसाब से अगर हम लोग ड्राइंग बनाए ना इसमें भी कि सो अकॉर्डिंग टू वैल्यू यहां पर जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ में ये 0 प्लस इनफाइनाइट एंड माइनस इनफाइनाइट, -1.5 है तो -1.5 0 के इस साइड आएगा ना, -1.5। अब -1.5 से कहां तक ये आएगा Z2, भाई इस साइड Z2 ड्रॉ करेंगे, इस साइड ड्रॉ करें, कहां पे, तो वो ये वैल्यू से पता चलेगा ना। पहले आप लोग -1.5 से 0 की वैल्यू ढूंढ लो, -1.5 से 0, आप टेबल में पीछे जो है वो 1.5 की वैल्यू फाइंड करो, 1.5 की वैल्यू कितनी है भाई, 1.5 में 0 4332, 1.5 की वैल्यू कितनी आ रही है 4332, यहां रफ में लिख रहा हूं कि 0.4332 है, इतनी वैल्यू ये है, और हमें इतनी वैल्यू दी गई है 3539, तो 3539 इससे कम हुई या ज्यादा हुई, इससे तो ये कम हुआ ना, इससे कम हुआ मतलब दूसरी वैल्यू यहीं पे ही आएगी ना, Z2 की इसी साइड आएगा। अगर ये वैल्यू ये 43 से ज्यादा हो जाती तो ये 0 के इस साइड आ जाता Z2। फिर 1.5 से Z2 तक का डिस्टेंस है, तो 1.5 का डिस्टेंस ये है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये दिया हुआ है, तो ये 3539 वो इसके बीच में ही आएगा कि नहीं, बराबर ना। 1.5 से Z2 इतना डिस्टेंस 3539 और ये पूरा डिस्टेंस 4332। समझ आ रही है बात आप कुछ। तो अब ये पूरा दिया हुआ है और ये जो है वो हमें Z2 फाइंड करना है। तो Z2 फाइंड करने के लिए बात वही, Z2 के लिए हमेशा Z2 से 0 तक का डिस्टेंस होना चाहिए, दिया हुआ कुछ भी हो, Z2 से 0 तक का डिस्टेंस हमें चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ Z2 Z एंड 0, Z2 से 0 तक का डिस्टेंस, तो वो कैसे ढूंढेंगे कि ये पूरा डिस्टेंस दिया हुआ है 4332, हमने फाइंड किया ना 1.5 का आंसर 4332, ये पूरा दिया हुआ है, और उसमें से यहां तक का जो आंसर दिया हुआ है 1.5 से Z2 तक का आंसर वो माइनस करेंगे, 433 में से 0.3539 माइनस करें। समझ आ रही है ना बात, इन दोनों का माइनस करेंगे ना, और उनका आंसर अगर हम लोग ढूंढें तो यहां मिलेगा 0.0793, 0793, हाँ 0793 ये वैल्यू मिलेगी कि भाई Z2 से 0 तक का, Z की वैल्यू कभी भी ढूंढनी हो तो Z2 से 0 या 0 से Z तक का ही डिस्टेंस चाहिए, जो डिस्टेंस ये मिला 0793। अब इनके हिसाब से पीछे टेबल में चेक करेंगे कि टेबल में 0793 का एग्जैक्ट वैल्यू है, अगर है एग्जैक्ट वैल्यू तो फिर ठीक है, ना हो तो फिर हमें फाइंड करनी पड़ेगी ना, वो बिफोर एंड आफ्टर का टेबल हम लोग बनाते हैं। तो टेबल के हिसाब से अगर चेक करें ना तो 0.0793 उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, देखो है एग्जैक्ट वैल्यू, वो वैल्यू है 0.2 की, 0.2 है ना, 0.2 में पहला ही एग्जैक्ट वैल्यू है, तो फिर बिफोर आफ्टर बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मिल जाएगा कि अकॉर्डिंग टू Z स्कोर टेबल
उस टेबल के हिसाब से अगर वैल्यू लिखें तो वैल्यू ऑफ Z2 इक्वल टू 0.2, लेकिन कहाँ, प्लस या माइनस में? तो Z2 देखो इस साइड आ रहा है, इस साइड आ रहा है ना, माइनस साइड पे है, तो Z2 की वैल्यू आएगी -0.2। ये Z2 मिल जाएगा -0.2, और Z2 मिला तो उसके ऊपर से अब X2 फाइंड करेंगे ना, वो X2 वैसे ही उसी फॉर्मूला से कि नाउ Z2 इक्वल टू X2 माइनस मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो Z2 की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी? -0.2। X2 हमें ढूंढना है, मीन, तो मीन की वैल्यू 150 और स्टैंडर्ड डेविएशन 50। ये 150 और ये 50 को अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो 50 2 ज़ा 5 2 ज़ा 10, मतलब 10 आ जाएगा, -10 इक्वल टू X2 माइनस 150। अब -150 इस साइड प्लस में, -10 प्लस 150 इक्वल टू X2, तो मतलब X2 कितना आ जाएगा? 150 में से 10 माइनस, तो वो 140। X2 की वैल्यू ये आ जाएगी 140। ये X1 और X2 वो दोनों वैल्यू मिल गई ना हमें। समझ आई बात? कैसे ये 10th वाला क्वेश्चन किया, इसमें ये न्यू पॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये भी जो है वो माइंड में रखना। अब जैसे आज ये क्वेश्चन किए ना 8 9 10, अब वैसे ही जो आगे के सेक्शन हैं और आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।